दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर दुनिया के सारे जीव अचानक से नए जीव पैदा करना बंद कर दें तो क्या होगा। कुछ ही सालों में पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। आखिर कैसे एक नन्हा सा अंडा जो होता है एक विशाल पक्षी बन जाता है, या फिर कैसे एक सूक्ष्म कोशिका से हम जैसे इंसान बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के अंदर चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जो कि है जंतुओं में जनन, और इसे हम बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनन की। तो देखिए, जनन जो है ये जाति यानी स्पीशीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और ये सुनिश्चित करता है कि जीव पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहे। तो जनन की अगर विधि की बात करें, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, तो जंतुओं में जनन की दो प्रमुख विधियां हैं। एक है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल में क्या होता है, नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, फ्यूजन होता है। और वहीं अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है कि लैंगिक में नर और मादा दोनों का होता है, और अलैंगिक में केवल एक जनक शामिल होता है। अगर एनसीईआरटी के डिफिनेशन को हम देखें तो लैंगिक जनन की जो परिभाषा की दी गई है वो दिया गया है कि वह जनन जिससे नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है वह लैंगिक जनन कहलाता है। ये आपका एनसीईआरटी का डिफिनेशन है। अब देखिए, यहाँ पे जो चीजें आती हैं कि आखिर जो लैंगिक जनन होता है उसमें नर का जनन अंग कौन सा है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारे अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक जोड़ा टेस्टिज होता है, यानी कि वृषण होता है, और ये नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। साथ ही साथ दो शुक्रवाहिनी यानी स्पर्म डक्ट होता है जो कि शुक्राणु को शिश्न, ठीक है, शिश्न यानी कि यह लिंग कहले तक पहुंचाती है। और एक आपका पेनिस शिश्न होता है जो कि शुक्राणु त्यागने वाला अंग है। तो ये आपको याद रखना, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर जनन अंग है। और वहीं अगर हम स्पर्म की बात करें तो यह एक सिंगल कोशिका वाला होता है, ठीक है, एकल कोशिका वाला होता है। और स्पर्म आप जो देख रहे हैं इसमें हेड होता है, मिडिल पार्ट यानी मध्य भाग होता है, और पूंछ यानी कि टेल होता है। तो इसी को आप याद रखेंगे। एक चीज याद रखना है कि शुक्राणु बहुत छोटे होते हैं और इसमें सिर, मध्य भाग और पूंछ होती है, हमने जैसा कि आपको बताया। अब हम लोगों ने देखा यहाँ पे नर के बारे में। अब मादा जनन अंग कौन कौन से होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, उसे जानते हैं। तो देखिए, मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय होता है यानी ओवरीज होता है, और ये मादा युग्मक यानी अंडाणु ओवा उत्पन्न करते हैं। और एक होता है अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं ओविडक्ट। इसे एक और नाम से जाना जाता है फेलोपियन ट्यूब, और आप सभी जानते हैं फेलोपियन ट्यूब को ही, ठीक है, और इसे अंडवाहिनी भी कहा जाता है। और यूटेरस होता है यानी गर्भाशय। तो यूटेरस जो है इसमें क्या होता है, भ्रूण का पूर्ण विकास होता है। तो एक चीज और याद रखना है आपको कि स्त्रियों में प्रति माह किसी एक अंडाशय यानी कि किसी एक ओवरी से एक विकसित अंडाणु क्या होता है, निकलता है। अब हम बात करते हैं निषेचन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का पहला चरण जो है शुक्राणु का अंडाणु के साथ क्या होता है, फ्यूजन होता है, संलयन होता है। अगर हम एनसीईआरटी की डिफिनेशन की बात यहाँ पे करें तो स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु के फ्यूजन के प्रक्रम को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और जायोट जो है यानी युग्मनज जो है, निषेचन के समय दोनों केंद्रक संलित होकर क्या होते हैं, एक हो जाते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और ये नए जीव का क्या है, शुरुआत है, प्रारंभ है। अब देखिए, निषेचन की अगर हम प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो मादा के अंदर आंतरिक निषेचन होता है, मादा शरीर के अंदर संलयन होता है, ये आंतरिक निषेचन है। बाह्य निषेचन में क्या होता है, मादा शरीर के बाहर फ्यूजन होता है, संलयन होता है शरीर के भीतर। और बाह्य निषेचन में क्या होता है, प्राय जल यानी वाटर में। उदाहरण के स्वरूप अगर हम समझें तो आंतरिक निषेचन में आएगा मनुष्य, गाय, कुत्ता और मुर्गी। वहीं बाह्य निषेचन में मेढक, मछली और स्टारफिश, ये सभी जो है बाह्य निषेचन करते हैं। अब एक टर्म आता है IVF, जो कि आप सब जानते हैं, है ना। इसको क्या कहा जाता है, परख नली शिशु, और इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन।
देखिए, एक हमारे अंदर डाउट रहता है, मिसकंसेप्शन है कि बच्चा जो है परख नली में नहीं बल्कि गर्भाशय में ही विकसित होता है। हम सब क्या सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी है तो ये आपका टेस्ट ट्यूब में ही होता है, ऐसा नहीं है। एक इसी को आप याद रखिएगा, कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है। तो बच्चा परख नली में नहीं बल्कि कहाँ पे विकसित होता है, यूटेरस में होता है, गर्भाशय में होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा आपको बता दें कि आखिर होता क्या है। तो देखिए, कुछ महिलाओं में जो ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब जो होता है वो ब्लॉक होता है, और ऐसी स्थिति में शुक्राणु जो यानी कि स्पर्म जो है वो अंडाणु यानी एग तक नहीं पहुंच पाता, और इस वजह से फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन नहीं हो पाता। तो इस समस्या का निदान यही है कि आईवीएफ तकनीक का उपयोग किया जाए, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का अर्थ है शरीर के बाहर यानी कृत्रिम परिवेश में, और फर्टिलाइजेशन का अर्थ है निषेचन। ठीक है, अगर इस प्रक्रिया की हम बात करें तो क्या होता है, इसमें डॉक्टर के द्वारा मादा यानी कि हम सब मेल हैं, मेल के शरीर से ताजे अंडाणु और नर के शुक्राणु एकत्र करते हैं। ठीक है, डॉक्टर मादा के शरीर से ताजे अंडाणु और नर के शुक्राणु एकत्र करते हैं, और उसके बाद इन दोनों को कुछ घंटे के लिए एक साथ एक विशेष टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है ताकि फर्टिलाइज हो सके, निषेचन हो सके। उसके बाद जायोड का विकास होता है, और यदि निषेचन सफल हो जाता है तो जायोड को लगभग 1 सप्ताह तक शरीर के बाहर विकसित होने दिया जाता है, और उसके बाद जब वह 1 हफ्ते का हो जाता है तो उसे माता के यानी कि मदर्स के गर्भाशय यूट्रस जो होता है उसमें स्थापित कर दिया जाता है, और उसके बाद पूर्ण विकास गर्भाशय में होता है, और बच्चे का जन्म जो है सामान्य बच्चों की तरह होता है। ठीक है, और तब बात आती है कि हमने आपको बताया भी कि परख नली क्यों कहते हैं। इसलिए क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया जो है शरीर के बाहर एक टेस्ट ट्यूब या लैब में होती है, इसलिए इसे परख नली शिशु कहा जाता है। लेकिन इसी को याद रखिएगा, बच्चे का पूरा विकास जो होता है जन्म माता के शरीर के अंदर ही होता है। ठीक है, जो माता जन्म देने वाली होती है उन्हीं के अंदर होता है, बाहर में नहीं होता। यह तकनीक उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो प्राकृतिक रूप से बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, परख नली बेबी, वो लुइस जॉय ब्राउन है, और इसका जन्म 1978 में हुआ था। अब देखिए, भ्रूण का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्या है भाई। तो निषेचन के बाद जायोट जो है बार बार विभाजित होकर कोशिका के गोले में बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोशिकाएं समूह बनाने लगती हैं, और जो अंगों में विकसित होती है उसे क्या कहता है, क्या कहा जाता है, भ्रूण यानी एम्ब्रियो कहा जाता है। देखिए, आपको मैं बताऊं कि जब भी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जायोट बनता है तो वह बार बार विभाजित होकर कोशिका के एक गोले के रूप में बदल जाता है, और कोशिकाओं का ये जो समूह है जो धीरे धीरे शरीर के अंगों में विकसित होने लगता है, ये एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण कहलाता है। अगर इसकी विकास की प्रक्रिया को आप जानेंगे तो आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का डिफिनेशन क्या कहता है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भावों की पहचान की जा सके वह क्या है, फिटस कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, भ्रूण के विकास की अगर हम प्रक्रिया को जाने तो निषेचन के तुरंत बाद बना जायोट जो होता है लगातार क्या होता है, डिवाइड होता है, विभाजित होता है, और विभाजन से कोशिकाओं का एक गोला बन जाता है, और एक कोशिकाएं अलग अलग समूह बनाने लगती हैं जो बाद में शरीर के विभिन्न उत्तक और अंग जैसे कि हाथ, पैर, आंख, कान आदि के रूप में विकसित होते हैं। और उसके बाद यह विकसित होता हुआ भ्रूण जो है वो माता के गर्भाशय यानी यूट्रस की दीवार में जाकर स्थापित हो जाता है, और यहीं से इसका आगे विकास होता है। अब अगर आपको बात यहाँ पे आई होगी, जो हमने बताया भ्रूण गर्भाशय की दीवार में क्या होता है, एम्बेडेड होता है, रोपित हो जाता है। तो भ्रूण और गर्भ ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो भ्रूण का मतलब है कि विकास की वह शुरुआती अवस्था जिसमें शरीर के अंगों की पहचान नहीं की जा सकती, लेकिन भ्रूण जो है ये क्या है, शुरुआती विकास की अवस्था है। लेकिन गर्भ की बात करें तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिरे जो है सभी स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। तो ये दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं विकास का क्रम क्या है, निषेचन, फिर उसके बाद जायोट बनेगा, उसके बाद भ्रूण, उसके बाद फिटस यानी कि गर्भ। अब हम यहाँ जानते हैं कि मुर्गी के अंडे का विकास
कैसे होता है? तो देखिए, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, अभी हम लोगों ने देखा, पर वे बच्चा पैदा नहीं करते, बच्चा नहीं देते। क्या देता है? अंडा देता है। अगर प्रोसेस जाने तो निषेचन होगा, फिर उसके बाद जायोट पर कठोर सुरक्षात्मक कवच का बनना, फिर मुर्गी द्वारा अंडे देना, और चूजा बनने के लिए इसे 3 सप्ताह तक क्या करना है? उष्मायन यानी कि इनक्यूबेशन में रखना पड़ता है। अब देखिए, एक टर्म आता है जरायुज और अंडप्रजक। तो इसको मैं आपको बता दूं कि वे जंतु जो सीधे बच्चे को यानी शिशु को जन्म देते हैं वह क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। मनुष्य और बिल्ली इसके उदाहरण हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज और बता दें कि इसमें क्या होता है, इसमें भ्रूण का पूरा विकास माता के शरीर के अंदर यानी गर्भाशय में होता है, जो कि एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, मनुष्य, बिल्ली, ये सभी चीजें हैं। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए, जरायुज है तो ज से क्या होता है? जरायुज, ज से जरायुज, और ज से जन्म, यानी कि जो जन्म देता है वो जरायुज है। अंडप्रजक की बात करें तो अ से क्या होगा? अंडप्रजक, और अ से अंडा, जो अंडा देता है वो क्या कहलाएगा? अंडप्रजक। देखिए, अंडप्रजक अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है? जंतुओं में भ्रूण विकास का अक्सर अंडे के कठोर कवच के अंदर और शरीर के बाहर होता है, और जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो अंडा क्या होता है? फूटता है और जीव बाहर आता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इसका उदाहरण है मेढक और छिपकली। ठीक है, चलिए अब बात आता है नवजात से वयस्क, कायांतरण जो होता है वो। तो कुछ जंतुओं में नवजात वयस्क से बिल्कुल भिन्न दिखते हैं। अगर हम मेढक का जीवन चक्र देखें तो अंडा से क्या बनता है? लार्वा बनता है, जिसको टेडपोल कहते हैं, और उसके बाद वयस्क। एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया है कि लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तन द्वारा वयस्क में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? कायांतरण कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायांतरण कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस इसको भी कहते हैं, कायांतरण को इंग्लिश में। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने लैंगिक देखी, अब अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। इसमें या तो मुकुलन के द्वारा होगा या द्विखंडन के द्वारा होगा। अगर बडिंग यानी मुकुलन के द्वारा होगा तो इसका उदाहरण है हाइड्रा। शरीर के एक भाग पर क्या होता है? उभार निकलता है, जिसे हम मुकुल कहते हैं, और ये विकसित होकर नए जीव में बदल जाता है, और जनक से क्या होता है? डिफर होता है, अलग हो जाता है। ठीक। और वहीं बाइनरी फिजन की बात करें द्विखंडन में, तो इसका उदाहरण है अमीबा। ये क्या है? सिंगल सेल वाला है, एक कोशिकीय जीव है, और इसका केंद्रक 2 भागों में बढ़ता है। फिर से क्या होता है? कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है, और प्रत्येक भाग का एक नया स्वतंत्र जीव बन जाता है। तो ये हो गया बाइनरी फ्यूजन, द्विखंडन। ठीक है। अब देखिए, क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? तो किसी जीवित कोशिका या जीव का हूबहू प्रतिरूप बनाना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। और अगर देखें तो सबसे पहला क्लोन जो हुआ था डॉली भेड़ का हुआ था। इसका जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था, और विश्व का पहला सफल स्तनधारी क्लोन था। अब देखिए, कुछ आपके प्रमुख शब्द दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में। आप देखेंगे जनन। जनन क्या है? जीवों द्वारा अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने का प्रक्रम, ये क्या है? जनन कहलाता है। शुक्राणु, नर जायोट युग्मक, नर युग्मक जो एकल कोशिका है, जिसमें क्या होता है? सिर होता है, मध्य भाग और पूंछ होती है, उसे हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु क्या है? तो ये मादा युग्मक जो एकल कोशिका है। ठीक है। नर में जो स्पर्म पाया जाता है वो भी क्या है? एकल कोशिका है, और मादा युग्मक अंडाणु जो है वो भी एकल कोशिका है। निषेचन की हम बात करें तो शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रकों का क्या होता है? फ्यूजन होता है, संलयन होकर युग्मनज यानी कि जायोट का बनना निषेचन कहलाता है। अब देखिए, हमने जायोट की बात हम लोगों ने किया। युग्मनज क्या होता है? निषेचन के बाद बनी पहली कोशिका जिससे नए जीव का विकास होता है। ये क्या है? आपका इनिशियल स्टेज है डेवलपमेंट का, तो ये है आपका जायोट। ठीक। अब यहाँ पे देखिए भ्रूण। अभी हम लोगों ने देखा जायोट के लगातार विभाजन से बनी कोशिकाओं का समूह जो अंगों में विकसित होने लगता है वो भ्रूण कहलाता है, एम्ब्रियो कहलाता है। और वहीं भ्रूण की वह विकसित अवस्था जिसमें हाथ, पैर, सिर, ये सभी जो अंग है उसकी पहचान होने लगे तो वह क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है, फीटस कहलाता है।
और एक आता है आपका जरायुज। हमने देखा जरायुज क्या है, तो वैसे जंतु जो अंडे न देकर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। और अंडप्रजक वे जंतु जो बच्चे न देकर क्या देते हैं, अंडा देते हैं, तो वो कहलाएंगे अंडप्रजक। अब आता है कायांतरण, जो हम लोगों ने देखा मेटामोर्फोसिस, ये क्या है, लार्वा का शारीरिक परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलना क्या कहलाता है, मेटामोर्फोसिस कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मेढक। मुकुलन है, मुकुलन क्या होता है, बर्डिंग। तो जनक के शरीर से मुकुल यानी उभार निकलकर नया जीव बनाना, ये आपका मुकुलन कहलाता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा। और द्विखंडन हम लोगों ने देखा अभी बाइनरी फिजन, तो एक जीव का दो भागों में विभाजित होकर नए जीव को जन्म देना, ये आपका बाइनरी फिजन कहलाता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। अब देखिए यहाँ पे इससे क्वेश्चन में पूछा गया पहली बार और एग्जाम में कि जायोट में केंद्रक की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा एक केंद्रक होता है, क्योंकि नर और मादा केंद्रक जुड़ जाते हैं, तो इस वजह से क्या है, इसमें एक केंद्रक है। देखिए इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानव मादा जनन तंत्र का चित्र बनाकर अंगों का वर्णन करें। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुकुलन और द्विखंडन के बीच क्या कीजिए, बडिंग और जो आपका इसमें बाइनरी फिजन है उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है उदाहरण के साथ, तो ये आपको मिल सकता है। टेडपोल से अगर आपको पूछा जाए तो टेडपोल क्या है, किसका लार्वा है, मेढक का है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो जनन केवल संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि प्रजाति को बचाना है। और शुक्राणु और अंडाणु दोनों क्या हैं, सिंगल सेल वाले हैं, एकल कोशिका हैं। गर्भ और भ्रूण के बीच की तकनीकी अंतर क्या है, हम लोगों ने देखा। मेढक और मछली जो है उसमें बाह्य निषेचन क्यों होता है, क्योंकि अंडे जल में छोड़े जाते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। और हाइड्रा और अमीबा में जनन के तरीके बहुत सरल और प्रभावी है, इन सब चीज़ों को भी हमने जाना। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर जो है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपना सुझाव अगर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।